दोस्तों ये एक एग्रोनॉमी का सीरीज़ है और इसमें हमने 20 एमसीक्यूज़ को कंपाइल किया है और इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन अगर देखोगे, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब इन एनायनिक फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वो है पहला ए पोटेशियम, दूसरा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम। तो जो इसमें से आपका राइट आंसर है वो है आपका मॉलिब्डेनम, क्योंकि अगर आप देखोगे पोटेशियम तो पोटेशियम के प्लस फॉर्म में, मैग्नीशियम Mg2+ और कैल्शियम भी आपका 2+ के फॉर्म में होता है। लेकिन ये देखोगे मॉलिब्डेनम को तो ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये एब्जॉर्ब होता है मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में जो कि एनायनिक है, ठीक है। एंड इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स यू कैन सी इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंड दैट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। और पोटास को देख सकते हो, जैसे हमने कहा था कि इट इज एब्जॉर्ब इन द K+ पोटेशियम और एक कैल्शियम। तो एनायनिक फॉर्म में जो आपका एब्जॉर्ब होता है वो है मॉलिब्डेनम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट, ठीक है। अब जो है सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है द टी क्वालिटी इज इम्पेयर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस पैरासिटिक वीड। यहाँ पर आपको पैरासिटिक वीड के एग्जांपल दी, जैसे आपका यहाँ पर ए लोरेंथस है, स्ट्राइगा है, ओरोवैंकी है एंड कैस्कुटा है। तो इसमें से कौन सी ऐसी है जो कि टी की क्वालिटी को हैम्पर करता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है लोरेंथस। अगर देखोगे आप ये जो लोरेंथस का प्लांट है आप देख सकते हो, लोरेंथस करता क्या है, लोरेंथस एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम टी प्लांट। तो इसके वजह से होता क्या है, दैट लीड्स टू द कंपटीशन फॉर द रिसोर्स, स्पेशली न्यूट्रिएंट और वाटर का कंपटीशन ये करता है। एंड दिस कंपटीशन कैन वीकन द टी प्लांट एंड रिजल्ट इन reduced growth, yield and overall plant health. Because of this competition it will absorb nutrient and water, that's why जो plant है टी का that will be weakened and growth और yield उसका जो overall impact। इसके अलावा आप देख सकते हो लोरेंथस कैन अल्टर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टी लीफ। जो टी लीफ की होती है उसकी केमिकल कंपोजिशन बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ लोरेंथस दैट कैन चेंज। और टी की क्वालिटी क्या है, अगर लीव्स का कंपोजिशन चेंज हो गया तो डेफिनेटली क्वालिटी क्या होती है, हैम्पर होती है। एंड इट में इंट्रोड्यूस डिफरेंट कंपाउंड और चेंज इन द बैलेंस ऑफ द बायोएक्टिव कंपाउंड इन द लीफ, तो जिसकी वजह से वो टी की क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी एंड विच कैन अफेक्ट द फ्लेवर, एरोमा एंड क्वालिटी ऑफ द फाइनल टी प्रोडक्ट्स। सो दैट इज वाई लोरेंथस की वजह से आपकी टी क्वालिटी जो है हैम्पर हो जाती है। इन सम केसेस लोरेंथस इन्फेस्टेशन कैन लीड टू द कंटामिनेशन ऑफ टी लीफ विथ टॉक्सिन्स, ओके, और अदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस ऑल्सो। और इसके अलावा भी ये पाया गया कि कुछ टॉक्सिन्स और अनडिजायरेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो भी रिपोर्ट किए गए हैं बिकॉज ऑफ द इन्फेस्टेशन ऑफ दिस लोरेंथस इन टी ऑर्चर्ड, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, लोरेंथस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो आस्क करता है एरोमा इन राइस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं, उसमें से आपको पहला है डायस्टिक एसिड, मोनोएसिटाइल 1 पायरोलिन है, मोनोएसिटाइलिक एसिड है एंड डायस्टाइल 1 पायरोलिन है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है डी, डायस्टाइल 1 पायरोलिन। अगर आप देखोगे ये क्या है, ये एक एरोमा है जो कि 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन 2 APB बोलते हैं, इज एन एरोमा कंपाउंड एंड फ्लेवर एंड दैट गिव्स बैक्ड ब्रेड। जो बैक्ड ब्रेड होता है उसकी तरह इसका आपको जो सुगंध आएगी। जैस्मिन राइस, बासमती राइस में ये पाया जाता है। और इसके अलावा स्पाइस पैंडन, जो पैंडनस मैरिलीफोलियस जो है उसमें भी इसको पाया जाता है। एंड ब्रेड फ्लावर्स जो है बेलारिस ग्लैब्रा, तो ये स्मेल जो है इन सब चीज़ों में भी पाया जाता है, इसके अलावा राइस के अलावा भी। एंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये हॉट जो बटर है पॉपकॉर्न, उसमें जो एरोमा निकलती है उसी तरह का इसका जो है आपको एरोमा जो होती है डायस्टाइल 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन, इसकी जो एरोमा होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है डी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है वो पूछ रहा है विच डिग्रेडेशन प्ले ए मेजर रोल इन द परसिस्टेंस एंड बिहेवियर ऑफ हर्बिसाइड इन सॉइल। सपोज आपने हर्बिसाइड को अप्लाई किया, सो विच डिग्रेडेशन प्ले मेजर रोल, कौन सा है? तो यहाँ पर देखोगे 4 जो दिए हैं मेजर जो डिग्रेडेशन के प्रोसेस हैं जब हम सॉइल में हर्बिसाइड्स को अप्लाई करते हैं। तो
तो पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा माइक्रोबियल एंड डी है थर्मल। तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्त वो है आपका माइक्रोबियल। ऐसा क्यों? आप देख सकते हो कि फ्रॉम द मोमेंट हर्बिसाइड जब हम सॉइल में एंटर करता है इट ब्रेक डाउन, उसके बाद ही ब्रेक डाउन होता है, एंड मोस्ट ऑफ दिस डिग्रेडेशन इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं, एंड दिस ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन दिस ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन सॉइल टू प्रोवाइड द एनर्जी दे नीड टू लिव। एक्चुअली जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ये जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो हेर्बिसाइड्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, तो इनको ब्रेक डाउन करके जो कार्बन होते हैं उसको एज ए एनर्जी सोर्स के तरह ये लेते हैं, और ये तरह से इनका क्या होता है, ये फूड का काम करता है, तो इसकी वजह से वो ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक, when the herbicides are applied to the soil, only a small portion of herbicide is absorbed by the plant। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जब हम herbicide अप्लाई करते हैं सॉइल में तो बहुत ही कम मात्रा में जो होता है वो वीड एब्जॉर्ब करता है, और उतना ही अमाउंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको किल करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द herbicide जो होता है वो या तो डिग्रेड होता है, कैसे कैसे यहाँ देख सकते हो, द रेस्ट इज बीइंग लॉस्ट थ्रू द वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे। जैसे आपका वोलेटिलाइजेशन हो सकता है, लीचिंग हो सकती है उस हर्बिसाइड का, फोटो डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, और माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। ये डिफरेंट फैट्स हैं। जब आप हर्बिसाइड को सॉइल में अप्लाई करते हो तो उसके बाद एक डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा हर्बिसाइड जो होता है वो अपनी एक्टिविटी को खो देता है, उसका जो अस्तित्व है जमीन में धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है, लेकिन मेजर क्या है वो है माइक्रोबियल। ठीक, अब जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है सोयाबीन सीड जो होता है उसमें ऑयल टू प्रोटीन का रेशियो पूछ रहा है कितना होता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है 1:1 का है, बी जो है 2:1 का है, सी जो है 1:2 का है, एंड डी है 1:3 का है। तो देखोगे इसका जो राइट आंसर वो है आपका ये जो सी 1:2 के करीबन यही होता है। अगर ऐसा क्यों है देख सकते हो यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो है सोयाबीन सीड जो है हैव एन ऑयल कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 22% जो होता है ऑयल होता है, एंड प्रोटीन कंटेंट देखोगे आपको 35 to लेकर 40% होता है। तो इस तरह से इसका जो रेशियो आएगा ऑयल टू प्रोटीन रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1:2 और 1:1.5। तो आपका राइट आंसर जो है वो आपका सी है। अब जो छठवां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आपका न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स दैट इज नेसेसरी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोर एसिटिक एसिड। इंडोर एसिटिक एसिड क्या है आपका, एक तरह से ऑक्सीजन है। ठीक, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए हैं वो है कॉपर है, जिंक है, बोरॉन है और आयरन है। तो आपका राइट आंसर होगा आपका जिंक। ऐसा क्यों हो सकता है आप देख सकते हो यहाँ पर जिंक इज एन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ऑक्सीजन इंडोर एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस। ओके, एंड जिंक इज आल्सो एक्टिवेटर ऑफ सर्टेन कार्बोक्सिलेज एंड डिहाइड्रोजिनेज, and it has also been reported that zinc deficiency induced oxidative environment which result in degradation of the oxygen। तो अगर डिफिशियंसी इसकी हो जाएगी तो ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट हो जाएगा और जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होगा ऑक्सीजन का। तो याद रखिए जिंक इज द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोर एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है यहाँ पूछता है द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द एमएन टॉक्सिसिटी मीन्स मैंगनीज की टॉक्सिसिटी की वजह से कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब यही है कि कोई भी अगर एक्सेस और डिफिसिट एलिमेंट्स के द्वारा अगर कोई सिम्टम्स अपीयर होता है प्लांट में उसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दिया है वो है मार्स स्पॉट ऑफ पी, पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन, स्पेकल्ड येलो ऑफ शुगर बीट। तो आपका राइट आंसर वो है सी क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। अब ऐसा क्यों है कि देखोगे जो आपकी क्रिंकल लीफ है कॉटन की ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ए सफिशिएंट एसिडिटी डेवलप इन दो सॉइल दैट हैव ए हाई पोटेंशियल टू सप्लाई पावर ऑफ सॉल्युबल मैंगनीज। ये ऐसे सॉइल पर क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन जो डेवलप होता है जहाँ पर जिस सॉइल की मैंगनीज सॉल्युबल मैंगनीज सप्लाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, एंड दैट्स वाई जो आपको दिखेगा जो एसिड सॉइल हैं जहाँ पर वहाँ पर इसकी जो है आपको क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन देखने को मिल सकता है। और इसके जो अगर प्रिवेंटिव मेजर लेना है आपको तो नेसेसरी इज टू अप्लाई एडिक्वेट लाइम जिससे कि आप कर सकते हो। और मैंगनीज की जो डिफिशियंसी याद रखिएगा ये तो टॉक्सिसिटी की वजह से हुआ, एक्सेस की वजह से हुआ। जो मार्स स्पॉट है ये जो मार्स स्पॉट है ना ये जो होता है एमएन की डिफिशियंसी से होता है। ठीक, वाइस वर्सा। तो याद रखिए मार्स स्पॉट इज बिकॉज ऑफ मैंगनीज डिफिशियंसी और एक्सेस की वजह से क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन। अब उसके बाद जो है
8th क्वेश्चन है LCC स्टैंड फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे टाइम पे GRF के टाइम पे जब मैंने 2008 में दिया था तो उस टाइम पे इसको पूछा गया था। तो दोस्तों मैं अनफॉर्चुनेटली इसको कर नहीं पाया था उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन द लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड लीफ कलर चार्ट, तो मैंने छोड़ दिया था इसको। और जो राइट आंसर है आपको यहाँ पर दिया हुआ लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन फर्स्ट, लीफ क्लोरोफिल कंटेंट है एंड लीफ कलर चार्ट थर्ड है एंड लोकस कंट्रोल सेंटर। तो राइट आंसर आपका है लीफ कलर चार्ट। LCC एक्चुअली है क्या है दोस्तों, देख सकते हो कि ये डेवलप जॉइंटली डेवलप बाय द इंटरनेशनल राइट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है, और जापानीज एक प्रोटोटाइप था उसके वजह से इन दोनों ने जॉइंट वेंचर से डेवलप किया। एंड द पर्पज यही है कि मेजर द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन टू बी अप्लाइड इन राइस फील्ड, कि आप राइस फील्ड में कितना नाइट्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीननेस, इसमें क्या होता है 4 या 6 4 to 6 कह सकते हो कि डिफरेंट साइडेड आपकी पट्टियाँ होती हैं, मीन्स लाइट ग्रीन टू डार्क ग्रीन, ठीक, ये पट्टियाँ होती हैं। और उसके बेस पे हम जो है नाइट्रोजन का अपने फील्ड में डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, राइस का स्पेशली इसमें बहुत काफ़ी यूज होता है। राइस के 10 प्लांट्स को आप चूज कर लो, उनकी अपर लीफ को साइड में रख के आप देखो कि कौन से पट्टी से आपकी जो LCC की है उसे मैच कर रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी दैट आपकी फील्ड में एक्सेस है, डिफिशियंसी में चल रहा है राइस का प्लांट है, ठीक है, तो उसके बेस पे आप नाइट्रोजन का मैनेजमेंट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और LCC is also suitable for the maize, wheat, providing farmer with a good diagnostic tool to detect the nitrogen deficiency। इसके अलावा भी मेज और वीट में भी इसको आजकल इस्टेब्लिश कैलिब्रेट कर दिया गया है और फार्मर्स यूज करते हैं, और काफ़ी लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है ये। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो 9th क्वेश्चन है। वो बात कर रहा है कि क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट इन C4 प्लांट। तो C4 प्लांट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे है कि मैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है और फास्फोग्लिसरिक एसिड है एंड RUPP है। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे जो राइट आंसर है वो है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। अगर हम इसको देखें दोस्तों, जैसे इन C4 प्लांट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग द 4 कार्बन एटम, ये 4 कार्बन एटम्स का होता है बिफोर द इनिशिएशन ऑफ कैल्विन-बेंसन साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैल्विन-बेंसन साइकिल होने से पहले एक प्रोडक्ट बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बोलते हैं। द C4 पाथवे इज आल्सो नोन एज ए हैच स्लैग पाथवे। इन द मेसोसिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड इज coupled to the primary carbon dioxide acceptor in C4 plant, phosphoenol pyruvate, जिसके बाद रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको ऑक्सैलिक एसिटिक की जो है हम बात की, एंड विच इज देन सटल्ड टू द बंडल सीड सेल। आपको पता होना चाहिए कि जो C4 प्लांट होते हैं उसमें बंडल सीड सेल भी होती है, वहाँ पर ये सेटल्ड हो जाता है। वेयर इट इज डीकार्बोक्सिलेटेड, वहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है टू फ्री कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन एसिमेशन इन C3 जो पाथवे होता है। उसके बाद ये C3 पाथवे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है डीकार्बोक्सिलेट होकर ये जो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। तो ये है प्रोसेस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है B। अब यहाँ पर 10th क्वेश्चन है, वो कहता है द रेड कलर ऑफ दिस सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हैं सेल्वाइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है एंड जेट्राइट है। तो जहाँ पर ऑप्शन राइट है वो है हेमेटाइट। अगर हेमेटाइट देखोगे दोस्तों, ये एक कॉमन आयरन ऑक्साइड कंपाउंड है और इसका फार्मूला है Fe2O3, ठीक है। एंड जो रेड कलर होता है सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा। एंड आयरन ऑक्साइड्स आर नेचुरली अकरिंग मिनरल्स हैं दैट आर फाउंड इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ द रॉक्स। व्हेन दीज रॉक्स आर वेदर्ड द आयरन ऑक्साइड आर रिलीज एंड कैन बिकम एंड incorporated into the soil. The amount of iron oxide in the soil will determine its color. Okay, with more iron oxide resulting into darker red color. तो जो आयरन ऑक्साइड्स है वही है रिस्पॉन्सिबल, याद रखिएगा, फॉर द रेड कलर। एंड सॉइल की जितनी भी ऑक्सीडेशन, ये रेड कलर जो है ऑक्सीडाइज स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जितना ही ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा आप देख सकते हो कलर उतना ही डार्क होता जाता है। तो हेमेटाइट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि ये कॉमन आयरन ऑक्साइड है जिसका फार्मूला Fe2O3 है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो 11th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, इफ ए सॉइल कंटेन
1.34% of organic matter. Okay, so what will be the content of organic carbon in this soil? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट पूछ रहा है, बता रहा है यहाँ पर 1.34% है, तो ऑर्गेनिक कार्बन क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया है 0.8%, 0.77, 0.9 एंड 0.95। तो आपका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी 0.77। कैसे? जैसे आप देखोगे दोस्तों, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है प्राइमरी मेड ऑफ 58% कार्बन, मीन्स ये जो ऑर्गेनिक मैटर है इसमें 58% जो होता है आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक कार्बन होता है। ठीक है, तो अब 58% इसका देख सकते हो कितना होगा, 1.34 का आपका यही आएगा, आपका नियर अबाउट यही है 0.77। तो 1.34% का 58% कितना होगा, क्योंकि यहाँ बता रहा है आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है 1.34%, तो 58% नियर अबाउट 60% के करीबन है, आप देख सकते हो। तो अगर आप देखोगे मीन्स 58 कितना है 100 में, ठीक है, क्योंकि ये 58% कह रहा है, और ये देन मल्टीप्लाई कर दो 1.34 से, तो ये जो करीबन आएगा जब देखोगे आप, तो ये करीबन 0.777 के करीबन ही आएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? ये बी है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका पुणे है, हैदराबाद है, न्यू दिल्ली है एंड देहरादून। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। कैसे? आप देख सकते हो, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जिसको हैदराबाद में लोकेटेड है, तेलंगाना जो आज के टाइम पे है, यह एक वन ऑफ द सेंटर है किसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का। और एनआरसी जो एस है सी है, जो एनआरएस-सी है, मैनेज द डेटा फ्रॉम द एरियल एंड सैटेलाइट सोर्सेज। और नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है हैज द मैंडेट, इसका क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ग्राउंड स्टेशंस फॉर द रिसीविंग सैटेलाइट डेटा, generation of data products, dissemination of the user, development of technique for remote sensing, application including disaster management, support geospatial services for good governance, capacity building for professionals, faculty and students। तो ये इसके कुछ मैंडेट्स हैं। तो इसका जो ये लोकेट है वो कहाँ पर? यहाँ पर हैदराबाद में। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो ये है कि मेथिओनिन इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ, किसका प्राइमरी प्रिकर्सर है? यहाँ पर ऑप्शन दिया आपका जिब्रेलिन दिया, ऑक्सिन दिया है, एथिलीन दिया है एंड साइटोकिनिन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है, आपको याद रखिएगा, एथिलीन। अगर आप देखोगे तो द प्रिकर्सर ऑफ एथिलीन इज एस एडिनोसिलमेथिओनिन। ओके, जो एस एडिनोसिलमेथिओनिन है ये प्रिकर्सर है फॉर एथिलीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SAM भी बोलते हैं। एंजाइम इज क्या? ये है क्या? एक अमीनो एसिड है दैट इज फाउंड इन ऑल सेल, और ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है? फ्रॉम द अमीनो एसिड मेथिओनिन एंड ATP, मीन्स मेथिओनिन से और ATP से ये प्रोड्यूस होता है। और यही SAM जो है यूज इन ए वैरायटी ऑफ सेलुलर प्रोसेस में यूज होता है, इंक्लूडिंग द एथिलीन बायोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा, जो मेथिओनिन प्राइमरी प्रिकर्सर किसका है? वो है एथिलीन का। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, वो बात कर रहा है आइसोहेल और द लाइन कनेक्टिंग, इसको क्या बोलेंगे? आइसोहेल। तो जो आपका राइट आंसर है वो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिया आपका इक्वल रेनफॉल, इक्वल सनशाइन आवर, इक्वल सैलिनिटी, इक्वल क्वांटिटी। तो राइट आंसर बी है, इक्वल सनशाइन। आइसोहेल, आइसो मीन सिमिलर, हेल मीन जो आपका रेज वहाँ पर आवर्स है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा भी जैसे आइसो हाइट होता है, सिमिलर रेनफॉल, अगर किसी इफ यू आर ड्राइंग ए लाइन ऑन ए मैप that connect where that receive the equal amount of rainfall in a given period, तो उसको आइसोहाइड बोलते हैं। आइसोहेलाइन बोलते हैं, the line of map of the ocean connecting all point equal salinity, it appears in the ocean, sea, lake। ठीक है, कोई अगर इस प्लैनेट में कोई ऐसी लाइन है जहाँ पर के इक्वल सैलिनिटी आपको दिखती है, तो इसको बोलते हैं हम आइसोहेलाइन। आइसोप्लेट जो है द टर्म्स इस लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ द इक्वल वैल्यू ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, लाइक आइसोबार, आइसोथर्म, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ आइसोप्लेट। ठीक है, तो ये थे। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर है इक्वल सनशाइन आवर्स, जहाँ पर जिस भी लाइन जो लाइन ड्रा करेंगे आप कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर, तो इस लाइन को बोलते हैं हम आइसोहेल, मीन्स इस लाइन पर आपको इस प्लैनेट पे इक्वल सनशाइन आवर्स रिसीव होते हैं, तो उस लाइन को बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है 15 द टोटल एरिया अंडर द व्हीट इन इंडिया कितना है। तो यहाँ पर जैसे जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर 22 बिलियन हेक्टेयर दिया है, 24, 35, तो
आपका जो राइट आंसर है वो आपके नियर अबाउट 30 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। आप देखोगे अगर रिसेंट में कुछ डेटा कंपाइल किया है तो रिसेंट टोटल एरिया अंडर द व्हीट इंडिया इज एस्टिमेटेड 31.86 मिलियन हेक्टेयर जो मार्च 2033 का। तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर है ना ये नियर 30 जो है मिलियन हेक्टेयर एरिया है एंड दिस इज एन इंक्रीज अबाउट 1.5% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। थोड़ा एरिया 2023 में इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा देखोगे जो व्हीट कल्टीवेशन का जो स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है 9.75 मिलियन सबसे ज़्यादा एरिया की अगर बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में 18.75 मिलियन हेक्टेयर एरिया। प्रोडक्शन तो उत्तर प्रदेश में ही होता है सबसे ज़्यादा। पंजाब 11.48 मिलियन हेक्टेयर, राजस्थान 9.74, हरियाणा जो है 8.36। ठीक है, तो ये है सम स्टैटिस्टिक्स ऑफ द व्हीट एरिया। ठीक है, अब जो 16 क्वेश्चन है वो है टोटल एरिया अंडर इरीगेटेड कंडीशन इन व्हीट कितना है। तो यहाँ पर 50% दिया है, 60 है, 75। जो आपका राइट आंसर है वो है 85%। ठीक है, अब उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन जो कहता है द स्टेट विच प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ पोटैटो इन इंडिया, कौन सा है। ऑप्शन दिया है आपका उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। अब देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है एक सिग्निफिकेंट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है एंड इंडियाज़ पोटैटो प्रोडक्शन यहीं से सबसे ज़्यादा आता है। अदर इसके अलावा भी स्टेट हैं जैसे वेस्ट बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, पंजाब काफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, बट मैक्सिमम उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेंगे द लार्जेस्ट एकरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ अमंग द फील्ड क्रॉप्स इन इंडिया कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए आपके व्हीट है, सोरगम है, राइस है, मेज है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पर राइस, क्योंकि आप देख सकते हो राइस का लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर एरिया है और व्हीट का लगभग में 30 जो हमने बात कर रखा था। ठीक है, एंड अब अगर इसमें थर्ड पे देखोगे तो थर्ड नंबर पर मेज आएगा एंड फोर्थ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये सीरियल्स की ऑर्डर है। अब वहाँ पर बात कर रहा है कि 19 क्वेश्चन द नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सीडलिंग ऑफ राइस टू ट्रांसप्लांट 1 हेक्टेयर एरिया कितना चाहिए। तो 0.05, 0.1, 0.15 हेक्टेयर, 0.2 हेक्टेयर ये जो ऑप्शन है, लेकिन जो राइट आंसर है आपका वो है 0.1 मीन्स 10% एरिया जो है आपका नर्सरी के लिए रिक्वायर्ड है। तो 0.1 क्या है, ये 10% है 1 हेक्टेयर का। ठीक है, 10% है ना। ठीक है, अगर आप देखोगे डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सरी होती हैं और ये जैसे यहाँ पर आपका दिया वेट बेड नर्सरी है, ड्राई वेट नर्सरी है, डेपोक भी है और ये सीडलिंग बॉक्स भी आजकल यूज़ करते हैं फॉर मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग। आप देखोगे ये बॉक्स आते हैं आजकल, उन बॉक्स में आप सीड को सो कर दोगे तो वो ग्रो होते हैं, फिर उसको मैट आराम से निकल जाता है और उसको जो मशीन पे आप रख के सीधे ट्रांसप्लांटर जो आते हैं उस पर आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्सरी है इसकी चॉइस पार्टिकुलरली नर्सरी डिपेंड कर सकती है आपकी वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है, लेबर की क्या अवेलेबिलिटी है, लैंड कैसा आपका, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स कैसे अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप इन चारों में से कोई एक जो है नर्सरी मेथड का आप चुनाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो 20th क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज द फायर हैजार्डस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फायर हैजार्डस मीन्स वो एज एक्सप्लोजिव का काम करता है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑप्शन भी है जैसे अमोनियम सल्फेट, फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये अमोनियम नाइट्रेट जो हैजार्डस है और इसका फार्मूला है NH4NO3 एंड ये साल्ट है ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। याद रखिए नाइट्रिक एसिड ये साल्ट है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड का, और वाइडली यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर और एक्सप्लोजिव के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और इसका जो कमर्शियल ग्रेड है उसमें करीबन 33.5% ऑफ द नाइट्रोजन होती है और नाइट्रेट फॉर्म और अमोनिया दोनों इसमें होता है कंडीशन में, और ऑल ऑफ विच इज इन द फॉर्म यूटिलाइजेबल बाय द प्लांट। और ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है। तो ये जो याद रखिएगा अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आपका एज एक्सप्लोजिव भी यूज होता है। तो ये थे 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए और वो कोशिश किया कि आप लोगों को समझा सकूं। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी थी कमेंट करके लाइक करके आप बता सकते हो, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी क्वेरीज है आपका मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हो।